हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज रितेश बर्डन और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा द एडवेंचर चैप्टर की डिटेल्ड समरी। द एडवेंचर रिटन बाय जयंत नार्लिकर फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक इन इंग्लिश क्लास 11th हॉर्नबिल। इससे पहले कि हम कहानी के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में जाएं, आइए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच इफ यू हैव ऑलरेडी डन इट। अगर आप चाहते हैं कि यह चैप्टर आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए तो जरूर लास्ट तक देखिएगा। लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर कंपेनियंस। द एडवेंचर की कहानी हमें इतिहास के एक खास घटना के चारों तरफ घूमती हुई दिखती है। ये कहानी हमें गंगाधर पंत नाम के एक इतिहासकार के बारे में बताती है जो कि ये सोचता रहता है कि क्या होता कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी को मराठाओं ने बॉम्बे में रहने के लिए कंसेशन नहीं दिया होता और साइंस और टेक्नोलॉजी की रिसर्च विंग को चलाने के लिए उनकी मदद ना ली होती। उस वक्त के इस फैसले की वजह से देश को भारी कीमत चुकानी पड़ी। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे ब्रिटिश ने अपने इन्फ्लुएंस को और डोमिनेंस को इंडिया में फैलाना शुरू कर दिया। और यह भी हम देखते हैं कि क्या होता कि अगर बैटल ऑफ पानीपत में थोड़ा सा बदलाव होता तो उस बदलाव ने भारत के इतिहास को किस तरह से बदल के रख दिया होता। प्रोफेसर गायतोंडे या फिर गंगाधर पंत, दोनों एक ही इंसान के नाम है। ये बाखर के एक एक्सट्रैक्ट को पढ़ते हैं जो कि अब्दाली के अगेंस्ट लड़ाई में विश्वास राव के बचने के ऊपर था। ध्यान से सुनिएगा। और ये एक्सट्रैक्ट पढ़कर वो सोचने पर मजबूर हो गए गंगाधर पंत, और फिर वो टकराते हैं और इस टक्कर के 2 दिन बाद तक वो पास्ट में चले जाते हैं और फ्यूचर में भी चले जाते हैं। वो इस बात को क्लैरिफाई करते हैं जबकि वो राजेंद्र देशपांडे से अपनी बात को शेयर कर रहे थे। और राजेंद्र देशपांडे इन घटनाओं का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देता है कि कैसे और क्यों ये ट्रांजैक्शन हुआ। कैसे गायतोंडे प्रेजेंट से पास्ट में पहुंच गए और फिर वो फ्यूचर में भी पहुंच गए। वाकई में ये लेसन हिस्ट्री और साइंस का एक अद्भुत कॉम्बिनेशन है। आइए अब इस कहानी के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, डिटेल समरी में चलते हैं। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। जीजा माता एक्सप्रेस गाड़ी पुणे बॉम्बे रूट पर डेक्कन क्वीन गाड़ी से भी तेजी से भाग रही थी। 40 मिनट के बाद पहला स्टॉप आया और उसके बाद शुरू हो गया वेस्टर्न घाट सेक्शन, जिससे प्रोफेसर गायतोंडे बहुत अच्छी तरह से वाकिफ थे। और फिर उसके बाद गाड़ी कल्याण स्टेशन से गुजरती है और ये प्रोफेसर गायतोंडे या गंगाधर पंत की पहली बॉम्बे यात्रा थी। प्रोफेसर ने बॉम्बे के लिए एक एक्शन प्लान बनाया। प्रोफेसर एक हिस्टोरियन थे और उन्होंने 5 सेक्शंस में भारत का इतिहास लिखा था। उनका प्लान था कि बॉम्बे में किसी बड़े लाइब्रेरी में जाएंगे और पता लगाएंगे कि किन वजहों से देश की जो प्रेजेंट दशा है, स्टेट है, वो कैसे हुई, किस तरह से हुई। इसके बाद वो पुणे लौटकर राजेंद्र देशपांडे से इसके खुलासे के बारे में लंबी बातचीत करेंगे। गाड़ी लंबी सुरंग से गुजरने के बाद एक छोटे स्टेशन जिसका नाम सरहद था, वहां पर रुकी। एक एंग्लो इंडियन टिकट चेकर ने उनके डिब्बे में एंट्री ली। प्रोफेसर के एक साथी थे जिनका नाम था खान साहब, जो कि कहां जा रहे थे? पेशावर जा रहे थे। उन्होंने बताया कि सरहद स्टेशन से ब्रिटिश राज की शुरुआत होती है। रेल के नीचे डिब्बे पर भी लिखा था ग्रेट बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे। हर डिब्बे पर इंग्लैंड का नीला झंडा भी बना हुआ था। गाड़ी फिर आखिर में विक्टोरिया टर्मिनस पर रुकी और फिर हम देखते हैं कि स्टेशन तो साफ सुथरा था,
लेकिन वहां पर वर्कर्स ज्यादातर एंग्लो इंडियन या फिर पारसी थे। मुझे उम्मीद है कि आप कहानी समझ रहे हैं। गंगाधर पंत स्टेशन से बाहर की तरफ निकले और उन्होंने सामने ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय देखा। उन्हें मुख्यालय दिखाई दिया। उन्हें ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। कंपनी ने तो अपना पैकअप 1857 के बाद कर लिया था और हम ऐसा हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ते हैं। पर यहां तो उन्हें कंपनी फ्लरिश होती हुई दिखाई दे रही थी, बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। और यह देखकर उन्हें हैरानी हुई कि यह कब हुआ और कैसे हुआ, किस तरह हुआ। और फिर हम देखते हैं कि वो हॉर्न बाय रोड पर चले और उन्हें यहां पर लेटेस्ट दुकानें और ब्रिटिश बैंकों के ऑफिसेस दिखाई दिए। और फिर वो फोर्ब्स हाउस में गए और वहां उन्होंने अपने बेटे विनय गायतोंडे के बारे में पूछा, जो वहां पर काम करता था। और रिसेप्शन वाली लेडी ने उन्हें अफसोस के साथ बताया कि इस नाम का कोई भी इंसान उनके किसी भी ऑफिस के किसी भी ब्रांच में काम नहीं करता। और इस बात को सुनकर उन्हें बड़ी निराशा हुई, लेकिन वो पूरी तरह से निराश नहीं हुए। क्यों? क्योंकि अगर वो खुद ही इस दुनिया से जा चुके हैं तो उनका बेटा फिर कैसे इस दुनिया में जिंदा रह पाएगा या हो पाएगा, क्योंकि एक्चुअली वो तो अभी पैदा ही नहीं हुआ है। फिर उन्होंने फैसला करा कि वो टाउन हॉल लाइब्रेरी में जाएं और उन्होंने वहां पर जल्दी ही लंच खाया और वहां पर वो पहुंच गए। और वहां उन्होंने खुद की लिखी हिस्ट्री के 5 सेक्शंस मंगवा लिए। उनकी किताब की पहली वॉल्यूम अशोका तक थी और दूसरी जो वॉल्यूम थी वो समुद्रगुप्त तक के पीरियड की थी। और जो उसके बाद जो तीसरी उनकी वॉल्यूम थी वो मोहम्मद गौरी तक के पीरियड की थी। और चौथी वॉल्यूम थी औरंगजेब की मौत तक। और इस हिस्ट्री में औरंगजेब की मौत तक कोई भी चेंज नहीं हुआ था। इस पूरे इतिहास में लिखी हुई बातें गंगाधर पंत की थीं, लेकिन तब भी उसे बड़ी हैरानी हो रही थी क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो इन बातों को पहली बार पढ़ रहा है। जो भी चेंज हुआ था वो आखिर की किताब लिखे जाने के दौरान हुआ था और उन्होंने पन्ने पलटे और उस जगह पर पहुंच गए जहां इतिहास ने, हिस्ट्री ने नया मोड़ लिया था। पानीपत की लड़ाई मराठों और अब्दाली सेनाओं के बीच में हुई थी। अब्दाली हार रहा था और उसे काबुल तक खदेड़ दिया गया था। और फिर हम देखते हैं कि जीते हुए मराठी सेना का नेतृत्व, उनकी लीडरशिप कर रहे थे सदाशिव भाऊ और उनके भतीजे विश्वासराव। हम देखते हैं कि इस विक्ट्री ने मराठों की ताकत पूरे नॉर्थ इंडिया में फैला दी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को समझ आ गया कि वो अब कुछ वक्त के लिए के ही मेहमान हैं और कुछ ही वक्त तक वो सुकून से, आराम से, शांति से बैठे हुए हैं। उस कंपनी का रूल अब सिर्फ 3 जगहों पर सिमट कर रह गया था, लिमिटेड रह गया था। वो था बॉम्बे, कैलकाटा एंड मद्रास। पॉलिटिकल रीजंस की वजह से पेशवाओं ने दिल्ली में मुगल शहंशाह को बनाए रखा। 19वीं शताब्दी में मराठा रूलर्स ने साइंस और टेक्नोलॉजी के इंपॉर्टेंस को समझाया। उन्होंने अपनी ही स्टडी में एक रिसर्च सेंटर बना लिया। इसलिए कंपनी ने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए इस मौके का फायदा उठाया और उन्होंने देशवासियों की मदद की और उन्हें विशेषज्ञ भी बना दिया। फिर हम देखते हैं कि 20वीं सदी में बहुत सारे बदलाव, चेंजेस हुए और भारत भी एक डेमोक्रेटिक सिस्टम की तरफ ग्रेजुअली मुड़ गया। और पेशवाओं की ताकत फिर हम देखते हैं पेशवाओं की ताकत ग्रेजुअली धीरे धीरे कमजोर होती गई। और गंगाधर पंत इंडिया की तारीफ करने लगे और जिसे उन्होंने देखा था और उन्हें ऐसा लगा कि भारत ने ईस्ट इंडिया कंपनी को जो फैसिलिटी दी वो इसलिए दी क्योंकि भारत इसके लायक था और जिससे कि उसे इस चीज का फायदा भी मिल सके। मराठों ने बॉम्बे को इंग्लिश कंपनी को 1908 में सौंपा था और 2001 में यह प्रथा खत्म होने वाली थी। प्रोफेसर जिस देश को जानते थे वो उसका कंपैरिजन उस देश से किए बिना नहीं रह सके जिसे वो अब देख रहे थे।
उन्होंने ये पता लगाने का फैसला किया कि मराठों ने किस तरह पानीपत की लड़ाई जीती और उन्हें यह सुराग बाखर की किताब में मिल गया। उन्होंने 3 लाइन का एक एक्सप्लेनेशन पढ़ा कि किस तरह विश्वास राव मौत से बाल बाल बचा था। ध्यान से सुनिएगा। इस लड़के ने अपना घोड़ा उस भीड़ की तरफ दौड़ा दिया जहां की और जबकि मारकाट चल रही थी और एक गोली उसके कान के पास से होकर निकल गई और वो लकीली बड़ा नसीब से बच गया। फिर हम देखते हैं कि लाइब्रेरियन ने गंगाधर को बताया, क्या बताया कि लाइब्रेरी के बंद होने का वक्त हो गया है और प्रोफेसर ने कुछ नोट्स अपनी राइट पॉकेट में चुपचाप से रख लिए। रात में ठहरने का इंतजाम उन्होंने एक गेस्ट हाउस में किया। थोड़ा सा खाना खाने के बाद वो आजाद मैदान की तरफ टहलने के लिए चल दिए। यहां पर कोई मीटिंग चल रही थी और कोई वहां पर भाषण दे रहा था। स्टेज पर एक कुर्सी और एक मेज कैसे पड़ी हुई थी? खाली पड़ी थी। ये प्रेसिडेंट की कुर्सी थी और प्रोफेसर जाकर उस कुर्सी पर बैठ गए और जब वो उस पर बैठ गए तो लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन प्रोफेसर ने अपना भाषण देना शुरू कर दिया। लेकिन ऑडियंस को उनका भाषण बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उनका बिल्कुल मूड नहीं था कि वो उनके भाषण को सुने और उन्होंने स्पीकर के ऊपर टमाटर और अंडे फेंकना शुरू कर दिए। और प्रोफेसर का ये 999वां भाषण था और वो बोलते ही रहे और लोगों ने गुस्से में आकर उन्हें उठाकर नीचे की तरफ धकेल दिया। और इस घटना के बाद उनकी कोई खोज खबर नहीं मिली। जब प्रोफेसर पुणे के राजेंद्र देशपांडे से मिले तो उन्हें इस बात की कोई खबर नहीं थी कि उन्होंने पिछले 2 दिन कहां बिताए और वो कैसे बीते। ध्यान से सुनिएगा। उनकी टक्कर सड़क पर एक ट्रक से हो गई थी और उस वक्त वो उस नाजुक वक्त के बारे में सोच रहे थे जब इतिहास एक मोड़ या फिर एक करवट ले सकता था। उन्होंने अपनी जेब से वो फटा हुआ पेज निकाला। याद है ना ये पेज जो उन्होंने अपनी राइट पॉकेट में रख लिया था? तो ये पेज निकाला ताकि राजेंद्र को बता सके कि उनकी इमेजिनेशन सिर्फ हवा में नहीं है बल्कि उसमें कुछ दम है। लेकिन बाखर किताब आजाद मैदान में कहीं गिर गई थी और राजेंद्र ने वो बात पढ़ी कि कैसे विश्वास राव को गोली लगी थी और ये तो एक पक्का प्रूफ था। प्रोफेसर का एक्शन प्लान उनकी इमेजिनेशन पर बेस्ड नहीं था और ना ही उनके दिमाग की किसी कलाबाजी का कोई वो आउटकम था। राजेंद्र देशपांडे ने गायतोंडे के एक्सपीरियंस का एक्सप्लेनेशन करने की अपने तरह से कोशिश की और उन्होंने इसे एक कैटास्ट्रॉफिक एक्सपीरियंस कह के बताया। उन्होंने बताया कि इस प्रिंसिपल का यूज पानीपत की लड़ाई से भी किया जा सकता था। मराठा और अब्दाली की सेनाएं बराबर की टक्कर की थी और इसलिए सब कुछ उनकी लीडरशिप और उनके सैनिकों के मनोबल पर डिपेंड करता था। जिस वक्त पेशवा के बेटे वारिस विलास राव की मौत हुई उसने लड़ाई का रुख ही बदल के रख दिया। उसके चाचा भी शायद शहीद हो गए और इन 2 नेताओं की लीडर्स की मौत ने मराठा सेना के मनोबल को तोड़कर रख दिया और उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन राजेंद्र ने बताया कि विश्वास राव तो बच गए थे और मराठा सेना जीत गई थी और इसी तरह की बातें वाटरलू की लड़ाई के बारे में भी कही जाती हैं कि जिसे नेपोलियन जीत सकता था। और फिर हम देखते हैं कि राजेंद्र ने दूसरी बात एक्सप्लेन की। इसको भी बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम लोग सच्चाई का एहसास अपने सेंसेस से करते हैं, पर यह एक्सपीरियंस उसी पर डिपेंड करता है जो कि हम देख पाते हैं और इस सच्चाई के दूसरे रूप भी होते हैं। हम एटम्स और उनके पार्टिकल्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि उनका बिहेवियर पहले से कभी भी एग्जैक्टली नहीं बताया जा सकता और अगर कहीं से एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा जाए तो वो किसी एक एग्जैक्ट डायरेक्शन की तरफ नहीं जाएगा, जैसे कि क्या जाता है, बंदूक की गोली जाती है।
एक एरिया में इलेक्ट्रॉन किसी जगह पर पाया जाता है तो दूसरे एरिया में वो किसी दूसरी जगह पर पाया जाता है। और देखने वाला तो अपना एक्सपीरियंस एक ही इंफॉर्मेशन पर बेस करके बताता है, लेकिन दूसरी जगह पर भी तो वही बातें हो रही होती हैं। और इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा एनर्जी से कम एनर्जी वाले स्तर में क्या करता है, कूद जाता है, छलांग लगा देता है। ऐसे जगह चेंज होना एक नॉर्मल सी बात होती है। दूसरे वर्ड्स में प्रोफेसर ने एक दुनिया से दूसरी दुनिया में छलांग लगा दी और फिर वो अपनी दोबारा से पहली दुनिया में लौट करके आ गए। जहां पर एक रियलिटी का सवाल था, सभी ऑप्शंस सही होते हैं पर देखने वाले को एक वक्त में एक ही बात दिखाई देती है। प्रोफेसर गायतोंडे ने एक ही वक्त में दो जगहों का एक्सपीरियंस कर लिया था, पर एक बार में वो एक ही जगह का एक्सपीरियंस ले पा रहे थे। एक तो उनकी प्रेजेंट वाली दुनिया थी, दूसरी जगह जहां उन्होंने एक्सीडेंट के बाद कितने दिन बिताए थे, 2 दिन बिताए थे, 2 दिन गुजारे थे। उन्होंने ना तो पास्ट में ट्रेवल किया और ना ही फ्यूचर में ट्रेवल किया। वो तो प्रेजेंट में रह रहे थे और दूसरी दुनिया वो थी जो कि जहां पर उन्होंने एक्सीडेंट के बाद 2 दिन गुजारे थे। वो थे तो प्रेजेंट में, और लेकिन एक्सपीरियंस वो 2 अलग अलग सिचुएशंस का ले रहे थे जो कि क्या हो सकती थी, पॉसिबल हो सकती थी। पर प्रोफेसर ने यह जानना चाहा कि उन्होंने ये जगह चेंज क्यों किया, कैसे किया। राजेंद्र ने बताया कि दुर्घटना के वक्त वो विनाश के या फिर कैटेस्ट्रॉफे वाले थ्योरी के बारे में सोच रहे थे, और शायद वो पानीपत की लड़ाई के रिजल्ट के बारे में सोच रहे थे। और प्रोफेसर ने उस बात को मान लिया कि वो सोचकर परेशान थे कि अगर पानीपत की लड़ाई का रिजल्ट उल्टा होता तो इतिहास क्या करवट ले सकता था। और वाकई में यही तो उनका 1000वां प्रेसिडेंशियल भाषण होने वाला था। पर अब वो अपना 1000वां भाषण नहीं देंगे। उन्होंने ये कोशिश आजाद मैदान में भाषण देकर पहले ही कर ली थी, पर वहां से उन्हें क्या करा गया, उन्हें दूर भगा दिया गया। और इसलिए अब उन्होंने पानीपत सेमिनार के ऑर्गेनाइजर्स को इन्फॉर्म कर दिया कि वो अब वहां पर नहीं पहुंच पाएंगे और अपना भाषण नहीं दे पाएंगे। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।